हेलो ब्रिमन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। सभी का स्वागत है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के सभी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की क्लास होती है बिल्कुल फ्री। बस आपको केवल ये मेरा ऐप डाउनलोड करना है और आकर के क्लास देखनी है। तो क्या क्या है आज, सबसे पहले उस विषय पर चर्चा, बाकी विस्तार से फिर अन्य विषयों पर चर्चा। आज यूपीएससी कॉम्बैट भी है, यानी सैटरडे को जो भी आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं उसका एक टेस्ट होता है। टेस्ट हम सुबह 7 बजे 8 बजे के बीच में आपको देते हैं और इस टाइम पर उसका मिलता है सलूशन। आप उस सलूशन के द्वारा चेक करते हैं कि आप कहां पर खड़े हुए हैं। तो हम केवल लेक्चर नहीं ले रहे हैं, यानी आपको प्रतिदिन उस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपका ड्रीम है, यानी प्री और मेंस को कैसे निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और उसमें फिर से ब्याज दरों में कटौती की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, जिसे हम समझने जा रहे हैं, और वो यही है आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। यानी पहले रेपो रेट 5.50 था, अब वह 5.25% हो गया। अब जब ऐसा हो रहा है तो बड़े प्रश्न यहां से बनते हैं कि रेपो रेट क्या है, उसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें। और इसी के साथ आरबीआई ने कुछ और भी कदम उठाए हैं। जैसे एक कदम उठाया है ब्याज दरों में कटौती का, यानी रेपो रेट में कटौती की गई। इसके साथ साथ एक कदम और उठाया गया है, उस कदम का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन पर एक एक्शन लिया गया। इसके साथ साथ जो रूपी और डॉलर स्वैप है, ठीक है ना, उस पर भी एक कदम उठाया गया है। तो अच्छा टॉपिक है जिसमें हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं सभी अखबारों में पूरा भरा पड़ा है। और प्लस उसके साथ साथ इकोनॉमी, यानी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी मेंस के लिए भी आप सीखने जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा, आप याद करें, अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं, क्या लो इन्फ्लेशन यानी निम्न मुद्रास्फीति और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ यानी अस्थाई स्टीडी जीडीपी ग्रोथ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीएससी में। पीवाईक्यू आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 2017 या 19 में आपसे ये प्रश्न 19 में पूछा गया। फिर एक प्रश्न आपसे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में ही मेंस में पूछा गया कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। और पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे डिटरमिनेंट होते हैं जिसे हम निर्धारक कहते हैं, और इस डिटरमिनेंट जितने भी हैं इनका नाम लिखना है। तो स्वाभाविक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नीतियां, विशेषकर रेपो रेट में कटौती करना, वो भी एक पोटेंशियल जीडीपी का निर्धारक होता है। कैसे, मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं। ये नहीं कि केवल जिक्र हो रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं। एक और क्वेश्चन आपको इन डिटेल समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यानी तीसरा क्वेश्चन जो आया था, उसने कहा था कि पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे निर्धारक होते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ाने के बहुत सारे संकेतक होते हैं, लेकिन इनमें से एक संकेतक महत्वपूर्ण होता है सेविंग रेट, यानी बचत दर। तो यह एक्शन बचत दर कैसे बढ़ाता है, यह आरबीआई का एक्शन, ये भी हम सीखने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है इस पहले टॉपिक में। फिर इसके पश्चात हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, जो आज चर्चा में स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा अखबार आप कहीं पर भी उठाएंगे आज, हर जगह, ठीक है। इसके अलावा देखिए आरबीआई कंडक्ट कर रहा है ओएमओ परचेस और जीसेक, ये सब आप देखें लगातार। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आ जाएगा। दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत रूस के बीच में जो व्लादिमीर पुतिन आने के बाद जो भी समझौते हुए हैं, जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण, जीएस पेपर 2 आईआर इंडिया रशिया रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण, एसी और प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण, जिस पर एक चर्चा मैं बैकग्राउंड वाली चर्चा कर चुका हूं पिछली क्लास में, यानी कल की क्लास में।
तो ये भी अखबारों में देख सकते हैं, बिल्कुल भरा पड़ा है। यानी यही दो न्यूज आज सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रही थी। बहुत सारी न्यूज आपके सामने है, उनमें से ये दो सबसे ज्यादा अखबारों में है। फिर CAPF नियम क्या है, ये किस विषय से संबंधित है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। तो CAFE नॉर्म, और ये किस सेक्टर के लिए है, अभी सस्पेंस में रखते हुए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे, देखेंगे DRDO का एक नया रॉकेट है, रॉकेट स्लेज इजेक्शन टेस्ट। तो ये कैसे इजेक्शन टेस्ट किया जाता है, रॉकेट स्लेज इजेक्शन टेस्ट क्या है जिसमें पायलट बच जाता है, DRDO ने उसका टेस्ट किया है, इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है भारत में। अब देखिए, रुपया फिर से गिर रहा है। तो रुपया गिरने के बहुत सारे कारण मैं पहले भी करा चुका हूं। आज एक कारण रुपया गिरने का कराने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। पूंजी का जो निकास हो रहा है वो क्या है, प्रीलिम्स के लिए ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कैपिटल आउटफ्लो पर और भी बहुत सारे रीजन है जो मैं सिखा चुका हूं। आज कैपिटल आउटफ्लो पर कुछ बातचीत आपसे करूंगा। ये सारी चीज आपके सामने देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और इस चर्चा में हम प्रवेश करें उससे पहले आप यह देखें कि एक्चुअल में, ओ गॉड, 5 दिसंबर की कैसे है ये, अच्छा इस पे 5 लिखा। एक मिनट बच्चों, चलिए शुरू किया जाए। तैयार हैं आप सभी लोग? पहला टॉपिक, मुद्रास्फीति में गिरावट और RBI की ब्याज दरों में कटौती। सबसे पहले यह विषय देख लेते हैं, और बहुत सारा है इन डिटेल। तो सबसे पहले ये मुद्दा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और सारे विषयों पर आराम से बातचीत करते हुए चलेंगे। आप लोग इसको कॉपी पेन निकाल करके लिखते चलेगा, चूंकि ये प्रीलिम्स के लिए अच्छा टॉपिक, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा फ्री हैंड यहां ना आकर के सीधा कंटेंट पे आ रहा हूं, जिससे आप प्रीलिम्स के लिए भी यहां से बहुत कुछ सीख सकें। टाइटल ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, देख सकते हैं। महंगाई में गिरावट से रेट का आधार तैयार होता है, यानी इन्फ्लेशन कम है और लगातार गिर रहा है, इसलिए रेपो रेट में कटौती हुई है। दूसरा, अतिरिक्त जोर, यानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फिर वही चीजें। महंगाई कम होने पर RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3 साल के सबसे निचले स्तर 5.25% पर किया। फिर इसके बाद RBI के गवर्नर का यह पूरा एक इंटरव्यू भी छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा हमारा ध्यान अब रेट कट को लोगों तक पहुंचाने पर है। यानी आपको और हमको, लोगों का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा समझिएगा। लोगों का मतलब होता है वही जो इकोनॉमी में GDP की ग्रोथ के 4 इंजन होते हैं ना बच्चों। तो उनमें से जो एक महत्वपूर्ण इंजन है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, ये कह रहे हैं कि भाई अब इन लोगों तक मुझे ये पहुंचा देना है कि आइए आप मार्केट में डिमांड क्रिएट कीजिए, यानी इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट करने के लिए। और स्वाभाविक इंडिया की इकोनॉमी में 60 रुपया डिमांड से है, तो इनका यह कथन 100% फिट बैठता भी है। आप देखिए टाइटल से ही कैसे आप टॉपिक में जाते हैं, वो आपको सिखा रहा हूं। फिर RBI ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए GDP ग्रोथ जो पहले 6.8% कहा था, बढ़ा करके 7.3 किया। यानी GDP का फोरकास्ट भी बढ़ा दिया गया है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब आप देखें तो जो ये बढ़ा दिया गया है, यह बढ़ाया क्यों गया है और क्यों उस बढ़ाने को लेकर के नीतियों में परिवर्तन लाया गया है, वो भी हम सीखने जा रहे हैं। यानी जो रेट कट हुआ है वो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके भी किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेट कट, बैंकर्स को फंडिंग कॉस्ट में कमी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। तो ये रेट कटने के बाद क्या क्या होगा,
उसका यानी इंपैक्ट वाले पक्ष का पूरा विश्लेषण है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वाई इन न्यूज आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या इसे अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं? जरा बताइए कौन सी घटना? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का होना और उसके पश्चात इस प्रकार के डिसीजन लेना, रेट कट करना या रेट को कट ना करना, न्यूट्रल रखना या दर को बढ़ा देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है रेपो रेट में, और यहां पर पूरा डेटा दिया हुआ आप जब पढ़ेंगे, यानी पहले 5.50 था, अब इसे घटा करके 5.25 कर दिया गया है। कहा जा रहा है पिछले 3 सालों का यह सबसे न्यूनतम है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जितने भी मेंबर थे, 6 सदस्य होते हैं, अभी सब प्रीलिम्स के लिए दिया गया है। उन 6 में यानी एमपीसी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से, जो भी उस बैठक में थे, उन्होंने निर्णय लिया है। तो यह क्या, यानी ये जो निर्णय लिया गया है, अब आपसे प्रश्न है, यूपीएससी के एस्पिरेंट से ये प्रश्न है कि यह जो निर्णय है, यह केवल ब्याज दर कम करने का निर्णय है, यानी केवल ये रेपो रेट कम करके जनता को ब्याज में छूट देने का एक कार्य है? नहीं मेरे बच्चों, यह पंक्ति आपके लिए पंच लाइन पंक्ति होती है। जब भी ऐसी कटिंग हो, यह केवल ब्याज दर कम करने का निर्णय नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, स्थिरता और विकास पथ का संकेत है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न कि एक्चुअल में आरबीआई ने यह कदम उठाया क्यों है। सबसे पहले ये हम सीखते हैं, फिर उसके बाद आईक्यू वाईपी की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्नों की तरफ पढ़ेंगे। अब आपके सामने प्रश्न है कि भाई आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो आरबीआई को इस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाने को प्रेरित करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पहला कारण है, वह है लो इन्फ्लेशन। अब देखिए आपको मजा आना शुरू होगा यहां से, यानी निम्न मुद्रास्फीति। अब आप देखते जाइए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब निम्न मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी आज अगर हम देखें सीपीआई इन्फ्लेशन, वो भारत में कितना है? 2.8% है, जबकि होना कितना चाहिए? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, एफआईटी के तहत 4 ± 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सीपीआई इन्फ्लेशन 2.8 है, जितना होना चाहिए उससे काफी कम है, यानी अच्छी स्थिति में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि प्राइस स्टेबल है, यानी कीमतें जो हैं, अब यही प्रीलिम्स में आपसे पूछता है। इसका क्या मतलब है? निम्न मुद्रास्फीति होने से क्या आशय है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या लो इन्फ्लेशन हो तो इनमें से कौन सी स्थिति होगी? तो कीमतें स्थिर हैं, फूड एंड, यानी जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल भी शामिल है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वह भी स्थिर है, और कोर इन्फ्लेशन, यानी जिसमें फूड और फ्यूल शामिल नहीं होते हैं, वह भी नियंत्रित हैं। यानी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट लिए जाते हैं, जिनकी कीमतों की हम गणना करते हैं, आप सबको मैं सिखा चुका हूं, ये सब रटा होगा आपको। और जिसमें से कोर, जो फूड और फ्यूल निकाल दिया जाता है हेडलाइन वाले से, तो जो कोर इन्फ्लेशन, दोनों अभी स्थिर है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। और जब कीमतें स्थिर हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है? यानी अगर कीमतें स्थिर हैं, अगर कीमतें स्टेबल है, स्थिर है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है बच्चों? जरा बताएंगे आप सब। कीमतें स्थिर है, और मेरे पढ़ाने से पहले ही आपके दिमाग में सारे पॉइंट आ जाना चाहिए। तो इससे परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की शक्ति
सुरक्षित रहती है लोगों की, यानी जो आप पिछले कुछ समय से खरीदारी कर रहे हैं वो शक्ति आपकी है, और अब आपकी खरीदारी की शक्ति को और बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब कीमतें स्थिर होती हैं, तो खरीद की शक्ति आपकी बढ़ती है। एक और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जब कीमतें स्थिर रहती हैं तो लोगों में बचत यानी सेविंग का विश्वास भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं। तो यह रेट क्यों कम किया गया, पहला समझ गए, लो इन्फ्लेशन है। अब यह रेट कम क्यों किया गया, इसका दूसरा रीजन भी है, यानी पहला हो गया, अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर एवं मजबूत जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए आप, यानी स्टेडी जीडीपी ग्रोथ, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। आज हम देखें तो आप कहेंगे सर भारत की जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, 7 से 7.3%, और अगर पिछला वाला देखेंगे तो 8.2%। आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 7 से 7.3% के आसपास है। इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं बेटा स्टेडी या स्टेबल जीडीपी ग्रोथ, यानी विकास धीमा भी नहीं, तेज भी नहीं, बिल्कुल नियंत्रित, कंट्रोल्ड और सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ, जो आगे भी बढ़ेगा और टिकाऊ था। इसीलिए आरबीआई ने अब अपना जो एस्टिमेट था 2026 की इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी का, उसको भी बढ़ा दिया। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, क्यों बढ़ाया गया है, बोलिए। पॉइंट इज क्लियर बेटा। और अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आगे की तरफ तैरते हुए बढ़ता है, जरा इसको भी देखिएगा आप लोग। अब जब आरबीआई ये कहता है कि 6.8 से बढ़ के 7.3 हो जाएगा जीडीपी भारत की, तो क्यों कहता है? वो इसीलिए कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरे कलर पर आप फोकस करिएगा। वो कहता है लो इन्फ्लेशन जब होता है, प्लस स्टेबल या स्टेडी जीडीपी ग्रोथ होती है, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ होती है, तो ये क्या दिखाती है? ये दोनों दिखाती हैं कि किसी भी देश, यानी भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, स्टेबल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाता है। और यह जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाता है, यही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भारत की पोटेंशियल जीडीपी को भी बढ़ाता है, पोटेंशियल जीडीपी को भी बढ़ाता है। अब यहां पर आप देख लीजिए, पोटेंशियल जीडीपी को भी बढ़ा देता है। पॉइंट इज क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया? अब यानी इकोनॉमी में सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहां से आप आएंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये पोटेंशियल जीडीपी क्या है? आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि पोटेंशियल जीडीपी यानी संभावित सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इसे आपको न जाने कितनी बार मैं समझा चुका हूं कि सरल भाषा में अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यह वह क्षमता है, वह क्षमता है जिसमें देश बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए अधिकतम उत्पादन कर सकता है। क्या कर सकता है? अधिकतम उत्पादन कर सकता है। आप देख सकते हैं ये होता बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए। और आप देखिए आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उदाहरण से आपने क्या समझा, मुद्रास्फीति कंट्रोल है कि नहीं है। अब ऑब्वियस है पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, समझिएगा, अभी आ रहा हूं टॉपिक पे फिर से वापस, यानी कोर। तो पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे निर्धारक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बहुत बार आपको करा चुका हूं। जैसे एक जो उसमें सबसे ऊपर आज के टॉपिक के हिसाब से लिखूं तो उसे हम कहेंगे वित्तीय निर्धारक। होगा कि नहीं होगा, यानी फाइनेंशियल फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं। और इसी फाइनेंशियल फैक्टर में
आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेपो लिक्विडिटी, यानी मार्केट में तरलता, रेपो और लिक्विडिटी, इसे हम वित्तीय निर्धारक कहते हैं। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, यानी जिसे हम कहते हैं मूल्य स्थिरता मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा हम कहते हैं ऑब्वियस है निवेश आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अब ध्यान से पकड़िएगा, मजा आ जाएगा। और फिर चौथा हम कहते हैं सेविंग, यानी बचत, स्वाभाविक रूप से। क्लियर है? तो वित्तीय निर्धारक आप देखिए, रेपो हो गया, मार्केट में तरलता कितनी है, यानी बैंक कितनी आसानी से लोन दे रहे हैं, लोग कितनी आसानी से लोन ले रहे हैं और फिर उस लोन के द्वारा मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। निवेश मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट कब आएगा आप मुझे बताइए। इन्वेस्टमेंट तब आएगा ना जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा, जीडीपी का जो आकलन है वो बेहतर होगा, और उसके साथ साथ निवेश तब आए जब मार्केट में डिमांड होगी। आप देख सकते हैं वो सारी स्थितियां बन रही हैं कि नहीं बन रही। इसका मतलब इस समय जो निर्धारक है उसके महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में रेपो रेट पर यह आरबीआई की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं कि ये जितने भी निर्धारक हैं, यह जो आरबीआई का कदम है रेपो रेट में कट, रेपो कट, क्या इन निर्धारकों को ताकत दे रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हां, ताकत दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो आरबीआई की रणनीति है इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है। अब आप यहीं पर सोचिएगा कि प्रीलिम्स में क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि जैसे आपने बार बार मेरे मुंह से सुना डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी एफ जी एच, कई बारी एनालिसिस में आया, लेकिन आज आप देखोगे कि जो वहां पर मैं निर्धारक बताता था आज उससे बिल्कुल अलग यहां बता रहा हूं कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, यानी जुड़े हुए हैं लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। तो यूपीएससी ऐसे ही पूछता यही सारी चीज है, लेकिन वो कई एंगल से पूछता है, इसलिए किसी भी टॉपिक को कई एंगल से आपको देखने की जरूरत रहता है। अब आता है कि क्या इस प्रकार की चीजें बचत को भी बढ़ावा देती हैं, यानी ये जो आरबीआई का रेपो कट है, क्या यह सेविंग यानी बचत को भी बढ़ावा देता है? देख सकते हैं आप, एक और मजेदार पॉइंट यहां पर आ गया, क्या ये बचत को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर है हां। अब मान लीजिए आपसे यही प्रश्न पूछो कि आरबीआई रेपो कट करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट होता है 1 2 3, और यही पॉइंट आ जाए कि जो रेपो कट है ये बचत को बढ़ाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आपका तो ये क्वेश्चन गया। इसीलिए मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि इस लेक्चर को बड़ी बारीकी से देखना है। तो यह बचत को भी बढ़ावा देता है। कैसे? अब जैसे ईएमआई, पहले आप 5 रुपए दे रहे थे, अब उसमें 25 पैसे कम कर दीजिए। तो जैसे ये ईएमआई घटती है तो आपकी बचत हुई कि नहीं? आप मुझे बताओ, पहले जितना दे रहे थे उससे कम देना पड़ेगा तो ईएमआई घटी कि नहीं? पहले 100 दे रहे थे, 75 देना पड़ेगा। दूसरा, खर्च का बोझ भी कम होता है कि नहीं? ऑब्वियस है, पहले खर्च जितना करे तो उसमें से 25 बेसिस पॉइंट कम करना पड़ेगा। परिणाम क्या होता है? हाथ में आपके पैसे बढ़ते हैं, इन हैंड आपके पास जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है। अब जो ये पैसे, हाथ में पैसे जो बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हाथ में पैसे बढ़ते हैं तो इसको क्या करते हैं आप और हम सब, या आपके पेरेंट्स, आप देखे होंगे तो ये पैसा वो कहां डालते हैं? बचत में, यानी सेविंग में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बचत कहीं पर भी, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें या वो बैंकों में रखते हैं कहीं पर, तो वो इस पैसे को बचत में डालते हैं और फिर उसके बाद यही बचत निवेश के रूप में, जैसे हमने मान लीजिए बैंक में पैसा डाला, वही पैसा तो बैंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देगा निवेश करने के लिए, भाई लो पैसा, वही तो देगा ना। तो निवेश बढ़ता है तो प्लांट मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं पूंजी निर्माण होना, कैपिटल फॉर्मेशन होना, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री इन सब का बनना।
और फिर इन सब के परिणाम स्वरूप जब यह सारी गतिविधियां होती हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब इंटरप्राइज, ठीक है ना, ये सब चल निकलते हैं और इससे पोटेंशियल GDP बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली चीज जो मैंने आपको समझाई, आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि रेपो रेट कटता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। अब अगर समझ में आ गए, एक बार सब बच्चे कमेंट करें। तो सीधा पहले मेंस पे कूदते हैं, फिर उसके बाद प्रीलिम्स पर बातचीत करेंगे। अब ये कहां जाएगा? GS पेपर 3 इकोनॉमी में जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यह नीति मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का उदाहरण है। GDP बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, विकास सभी तक पहुंचेगा, उसका एक उदाहरण है। सरकारी नीतियां आप GS पेपर 2 से भी जोड़ सकते हैं इसको। अब इसके बाद अगर हम IQIP में कुछ क्वेश्चंस को देखें तो क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। सबसे पहले 2019 का प्रश्न जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जरा सबसे पहले इस प्रश्न को आप पढ़िए बच्चों, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा आपको कम मजा आएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो तुरंत आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पहले आप इसको जरा पढ़िए, खुद समझिए और मुझे कमेंट करिए कि जिस क्वेश्चन पर मैंने टिक किया है ये क्वेश्चन आपको 100% लिखना आ गया है कि नहीं। चलो भाई, 100% लिखना आ गया है कि नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डन। मैं फिर भी, क्योंकि यही प्रश्न फिर से रिपीट होगा, इसमें कुछ अलग से है नहीं, कह रहा क्या आप इस मत से सहमत हैं कि GDP की अस्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण, ये जो कारण देना है यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने आपको सिखाया। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन दोनों शब्द हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? अब इस प्रश्न के हिसाब से मैं इस टॉपिक को समझा दूं तो आपको और मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे सर आ जाएगा, तो आइए जरा समझते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सारी बातों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिससे ये चट्टान की तरह आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। अब आता है लो इन्फ्लेशन, LI में लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, लो इन्फ्लेशन। इसके कम होने का मतलब, सबसे पहले अगर आपको पता है, मैं सिखाया हूं लेकिन एक बार, इसके कम होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसके कम होने का पहला मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें स्थिर हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्राइस स्टेबल है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, लोगों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति सुरक्षित है, जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट से समझाया कैसे सुरक्षित है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, वेतन और उसकी इनकम से उसका घरेलू खर्च संतुलित हो जाता है, यानी लो इन्फ्लेशन से जीवन यापन लागत नियंत्रित है। तो अब अगर ऐसा है लो इन्फ्लेशन, तो इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा कि परिवारों की सेविंग, मैंने आपको बताया है, यानी बचत बढ़ती है। यानी जब कीमतें नहीं बढ़ती तो लोग बचत कर सकते हैं। आप केवल इस प्रश्न को देखिए कि कैसे ये सारे प्रश्न, आप कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब एनसीईआरटी निकालिए, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे? ये यही इन्हीं अखबारों से सॉल्व होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पहला हो गया। फिर इसके बाद जब आपके पास सेविंग होती है तो स्वाभाविक रूप से आप बचत करते हैं। इसके अलावा जो कारपोरेट होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसको कीमतें स्थिर रहने पर व्यवसायों की योजना, यानी वो कौन अपना जो भी उसकी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो व्यवसायों की योजना बनाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर लागत स्थिर है तो प्रॉफिट का अनुमान वो लगाएगा और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो व्यवसायों को भी कैसे फायदा हो रहा है आपको अच्छे से पता। भी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, 2-3 दिन पहले ही लेक्चर में कहा कि यार भारत में पॉलिसी में बड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई पॉलिसी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। वही चीज आप देख सकते हैं प्राइस में भी। अगर
स्थिरता है, उतार चढ़ाव नहीं है, तो व्यवसाय अनुमान कर पाएंगे बेहतर ढंग से। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, ईएमआई का जो बोझ होता है, जैसे होम लोन की ईएमआई, कार लोन ईएमआई, स्कूटी, जो व्हाटएवर, अचानक नहीं बढ़ती है, जिससे आपकी पॉकेट पर असर नहीं पड़ता। तो लो इन्फ्लेशन क्या है और इसके क्या फायदे हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होगा। इसी प्रकार से, यानी इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो लो इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया क्या है और इसके क्या फायदे हैं। अब ऐसे स्टीडी जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है और इसके क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले क्या मतलब है? स्टीडी जीडीपी ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? ना बहुत ज्यादा अस्थिरता है, ना कोई गिरावट है। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया कि जैसे 7 से 7.3% की रेंज में इकोनॉमी हमारी बढ़ रही। पिछले वर्ष थी 7%, इस साल अनुमान है, आप देख सकते हैं आरबीआई का 7.3%। तो ये स्टीडी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ है, यानी नौकरी, उत्पादन, निर्यात, निवेश सभी का टिकाऊ रूप से बढ़ना, यानी सभी सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ रही हैं। तो ये हो गया स्टीडी जीडीपी ग्रोथ क्या है। अब आता है इसके फायदे क्या हैं। जैसे आपने, तो इसके फायदे क्या है? बेरोजगारी नियंत्रण में रहती है, एमएसएमई और उद्योग का जो पूरा सप्लाई चेन है वो चलता रहता है। और जब हमारी इनकम बढ़ेगी, कारपोरेट्स की इनकम बढ़ेगी, तो सरकार को भी तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, सरकारी टैक्स बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो लो इन्फ्लेशन और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ क्या है और क्या इसके फायदे हैं, क्या ये दोनों पॉइंट आप सब बहुत अच्छे से दोनों कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए हैं? अब अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो बस अब एक और मजेदार चीज यहां पर आपको समझना बाकी है कि अगर ऐसा है तो क्यों कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? कारण दीजिए। इन दोनों के कारण क्यों कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? कारण दीजिए। क्योंकि अब क्यों अच्छी स्थिति में है, तो दोनों के कारण। तो लो इन्फ्लेशन के कारण आपको देना है अर्थव्यवस्था जो अच्छी स्थिति में है, और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ के कारण। तो ऑब्वियस लो इन्फ्लेशन में पहला क्या है बच्चों, लोग, हम और आप क्या कर रहे हैं? संतोष पूर्वक खर्च करते हैं, हमारी खरीदने की शक्ति सुरक्षित रहती है, अनिश्चितता कम होती है लो इन्फ्लेशन में। और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ का मतलब हो गया कि उत्पादन उद्योगों का बढ़ता है, निवेश और रोजगार बढ़ता है और सरकारी आर्थिक योजनाएं सफल रहती हैं। दोनों मिलकर के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाते हैं। इसी को हम गोल्डीलॉक सिचुएशन कहते हैं। गोल्डीलॉक सिचुएशन यानी एक ऐसा समय इकोनॉमी का, ना इन्फ्लेशन ज्यादा है और ना ग्रोथ कम है, दोनों ही बेहतर चल रहे हैं, यानी संतुलित या बैलेंस्ड ग्रोथ है। और इसी बैलेंस्ड ग्रोथ को हम सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हम अन्य देशों के मुकाबले इसकी कंपेयर करें तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन 3 से 4% है, यूरोप में अभी भी स्टेगनेशन है, चीन में स्लो डाउन है, अनसर्टेनिटी है, आप देख सकते हैं, और भारत में प्राइस स्टेबिलिटी और रोबस्ट ग्रोथ, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई होप यहां से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया बच्चे? कोई डाउट? अब दूसरा प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा, ये वाला देखिए आप। मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कि जब हम पढ़ें तो चीजें आप, और जितना पॉइंट मैंने बताया ना, जरूरी नहीं कि आप इसमें सारे के सारे सॉल्व ही कर ले, कुछ कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, उसके डिटर्मिनेंट क्या है, भाई बता पाएंगे आप? बोलिए। फिर भारत की पोटेंशियल जीडीपी में बचत दर महत्वपूर्ण है और रेपो रेट में कटौती कैसे बचत को बढ़ावा देती है, कर पाएंगे? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है या उससे जुड़ी चीजें हैं, 2024 में भी हालांकि ये अलग पूछा, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई का रोल, लेकिन ये सारी चीजें पूछी जाती हैं रेगुलर, इसलिए टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कराया गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? क्लियर हो गया?
अब अगर हम कंटेंट की तरफ आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे कि 2 कदम और भी उठाए गए हैं। ठीक है ना? 2 कदम और भी इसके साथ-साथ उठाए गए हैं। और वो कदम क्या है? ठीक है ना? वो भी आपको ध्यान से देखना है। अब लेकिन सबसे पहले एक बार आपको पूरा कंटेंट देख लीजिए आप। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स मास्टर टेबल, ठीक है ना? जिसमें प्रीलिम्स के लिए मैंने कोशिश की है कि सारा चीज आपको टर्म, डेफिनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल, केस स्टडी, करंट अफेयर्स, आज वाले टॉपिक से लिंकेज, और क्या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वो भी मैंने आपको यहां पर दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? ठीक है? तो ये सारा इन्फ्लेशन दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोर इन्फ्लेशन भी दे दिया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी दे दिया है, डिफ्लेशन दे दिया है, डिस इन्फ्लेशन दे दिया है। ठीक है ना? वही चीज हिंदी में भी दे दिया है, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप सब लोग। मुद्रास्फीति, मूल्यस्फीति, हेडलाइन, अपस्फीति, बी स्फीति, फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, टर्म, डेफिनेशन, एग्जांपल, केस स्टडी। सेम वही चीज, क्या याद रखना है? रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर, और बहुत तरीके से, यानी अवधारणा, रेपो क्या है, उसकी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण, फिर उसकी केस स्टडी, फिर उसका करंट, फिर इसका यूपीएससी नोट्स। तो एक एक चीज आपको दे दी गई है, सारी चीजें आपको आज, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब पर मेरे लेक्चर हैं, और जो यहां पर यानी ऐप पर फॉलो कर रहे हैं तो ऐप पर आपकी पूरी क्लासेस हुई। तो आज इसीलिए मैंने सुबह ही आप लोगों को, जब कंटेंट हिंदू का मैं बना रहा था, मैंने डाल दिया था कि आज आप लोग इसी को पूरा रिवाइज करिएगा। तो आज आपका अब कोई काम नहीं है, मेरे लेक्चर के बाद यही रिवाइज करना है। ठीक है ना? और कुछ चीजें और भी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण अभी आपको बताने वाला हूं। यानी अब हमने 24 मई को रगड़ देना है बच्चों, क्योंकि अब 24 मई के लिए देख सकते हैं किस लेवल की तैयारी। अभी इंडियन पॉलिटी का कंटेंट दिखाने वाला हूं, देख के जाइएगा, जो बनाया गया है आपके लिए, जिसकी शुरुआत कल सुबह 11:30 बजे से होगी। सीसीपी प्रीलिम्स का हिस्सा। फिर इसके बाद देखिए जीडीपी, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, उसकी केस स्टडी, आज की न्यूज और नोट्स, यानी क्या आपको नोट बनाना। जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, पर कैपिटा इनकम कैसा लग रहा है एक बार मुझे बताइए, जिससे मुझे भी थोड़ा जोश मिले। खुश करने के लिए मत बताइएगा, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि किस लेवल की तैयारी। यानी कभी भी कोटा पूरा करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अब तुम लोग बच्चे फेल कर रहे हो, तब मैं बहुत क्या ही बोल सकता हूं। किसी भी कंटेंट में यहां कमेंट में आप लिख सकते हो, किसी भी दिन हिंदू पढ़ाता हूं तो, या जो ऐप पर मेरी पेड क्लासेस चलती हैं, कोई भी टॉपिक अगर हमने, कोई भी टॉपिक अगर ऐसा पढ़ाया हो जो एग्जाम ओरिएंटेशन ना हो, या जिसमें कोई चीज छोड़ी गई हो, वो भी एकदम क्रिस्प, विदाउट, जो कहते हैं ना बेकार वाली डिटेलिंग, बताएं मुझे। हर एक चीज, अभी जब आप पॉलिटी का, अब सोचो पॉलिटी में आप लोगों को पिछले साल पढ़ा चुका हूं। पिछले 2019 में मैं ही था जो यूट्यूब पर सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत 100 आवर्स लेकर के आया। मैं, उसके बाद बहुत सारी चैनल्स पर आई, हर जगह आई, लेकिन सबसे पहले मैंने ही एम लक्ष्मीकांत इंट्रोड्यूस किया। आप सब भी इस चीज के गवाह हैं, 2019 में ही। ठीक है? इतना होने के बाद भी जरा देखिएगा आप इंडियन पॉलिटी का कंटेंट कैसे, यानी जो मेरे सारे नोट्स पड़े हैं मैं चाहूं वही आपको दे दूं। ऑब्वियस है, समझाता ठीक ठाक हूं, अच्छे से समझा दूं कल से क्लास में, और कह दूं एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ लीजिए, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे पता ही है तो बच्चे, एग्जाम टफ है, अब निकलवाना है तो कैसे करना है, अभी आपको पीडीएफ दिखाता हूं, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है? अब यहां से आगे बढ़े, देख सकते हैं सारे बहुत बढ़िया से, और इसमें प्लस माइनस आप खुद कर ही सकते हैं, मैं तो खुद कहता हूं। फिर आता है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के टर्म जितने भी हो सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट, सेम डेफिनेशन, एग्जाम्पल, केस स्टडी, करंट अफेयर्स, कहां फंसाएगा,
रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूरा देख सकते हैं। फिर एक्सटर्नल, क्योंकि ये सब आर्टिकल में टर्म है, ये मत समझिए ये सब टर्म आए हैं तब। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, विनिमय दर क्या होती है, यानी केवल क्या होता है ना, एग्जाम्पल, केस स्टडी, करंट अफेयर्स नोट्स मेरे प्यारे बच्चों। एफडीआई, एफपीआई ये क्या होता है आप देख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग और वित्तीय बाजार के टर्म डेफिनेशन, एग्जांपल, केस स्टडी, करंट अफेयर्स नोट्स यहां से आप देख सकते हैं। एनपीए, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही है ना बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी पढ़ाने जा रहा हूं। यानी आरबीआई ने रेपो कट के साथ क्या किया है, ओएमओस भी किए हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी किए हैं, यानी ये भी एक न्यूज है जो आपको मैंने दिखाई थी ना। तो आरबीआई ने दूसरा कदम क्या हुआ, रेपो कट तो किया ही किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में दूसरा कदम उठाया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं, जिसमें आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये ओएमओस क्या होता है अभी मैं डिटेल में कराने जा रहा हूं, ये तो सारे टर्म मैंने दे दिए हैं कि जिससे आप सब इसको रिवीजन मोड में याद रख सकें। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी इतना बढ़िया समझाऊंगा, दूसरा कदम, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, हर एक चीज, बाजार पूंजीकरण क्या होता है, सारे टर्म्स, ठीक है ना। बैंक रेट, रेपो रेट, वो सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों ये किस किस टूल्स में आती हैं, क्वांटिटेटिव, 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 ये भी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव टूल कौन कौन से हैं वो सब अलग अलग यहां से दे दिए गए हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव यानी हर प्रकार से यूपीएससी गुणात्मक उपकरण आप देख सकते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, देख लीजिए क्या बचा है, कुछ बचा है क्या बच्चे। फिर एलएएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, अस्थाई जमा सुविधा, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सारे टर्म जो नहीं समझ में आएगा एक ग्रुप में आपको पूछना है। तो ये पूरा, और उसके बाद फिर आज का कंटेंट है, यानी देख सकते हैं व्हाट इज द करंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है कंटेंट बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज द रेपो रेट, यानी अब आज के टॉपिक पे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, 2016 के पहले क्या होता था, 2016 से क्या हो रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज क्या घटित हुआ है, हर एक चीज यानी जो आपको पढ़ना है सब यहां डिटेल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ, ठीक है। तो समष्टि आर्थिक संदर्भ क्या होता है, मूल अवधारणा जैसे मुद्रास्फीति क्या है जो पढ़ाया, यूपीएससी के लिए प्रासंगिक प्रकार, रेपो दर क्या है, मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक चीज 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके, ठीक है ना, दो व्यवस्था लाई गई, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य और एफआईटी जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आप देख सकते हैं 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं ये भी डिफाइन कर दिया गया, प्रीलिम्स में भी पूछा था। हर एक चीज मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ है, यानी एमपीसी ने 25 आधार अंकों की कटौती की। कटौती क्यों कर सका वो भी आपको बताया कि इन्फ्लेशन वगैरह निम्न है एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हर एक चीज इकोनॉमी के जो भी हैं, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का भी जिक्र यहां आया, वो भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। सारी चीजें आप पढ़ेंगे और जब कोई भी चीज ना समझ में आएगी उसको तुरंत पूछेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक होता। अब इसी में जो 2 चीजें और की गई हैं वो मैं आपको करा देता हूं प्रीलिम्स के लिए। एक तो किया गया है, यानी 3 कदम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उठाए हैं, एमपीसी ने 3 कदम। एक कदम हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका रेपो रेट कम किया गया है, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, यूपीएससी के प्रश्नों के साथ कनेक्ट भी कर लिया। दूसरा कदम मेरे प्यारे बच्चों
वो है OMOs यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी किया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया है। और कैसे किया गया है, अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। किया गया है, अब ये कैसे किया जाता है ये महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। तो किया गया, कैसे किया गया, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज है जो प्रीलिम्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, एक काम और किया गया। यूएस डॉलर और इंडियन रूपी में बाई और सेल स्वैप भी किया गया है। एक और यूएस डॉलर और इंडियन रूपी में बाई सेल स्वैप की संकल्पना के द्वारा $5 बिलियन लिक्विडिटी यानी तरलता बाजार में डाली गई। अब आप स्वयं बताएं, बाई एंड सेल स्वैप अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि हाल में समाचारों में चर्चित शब्द बाई सेल स्वैप क्या है, ओएमओस क्या है, रेपो वगैरह तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है ना। तो ये आपके सामने चीजें आ गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार पहले इनको समझाते फिर वापस टॉपिक में आएंगे। एक दो शब्द और हैं, ट्रांजिशन एंड वो सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जरा इसको देखते हैं भैया। ओएमओस यानी ये जो आरबीआई है बच्चों, ये क्या करता है, लिक्विडिटी मेंटेन करने के उपकरण है। तो जो बाजार है, बाजार यानी हम और हमसे हमसे आपसे, कारपोरेट से ही तो बाजार बनता है। बाजार का मतलब कुछ ऐसा थोड़े एक स्थान है, वहां अगर कोई आए जाए ना, तो क्या उसको आप बाजार कहेंगे? नहीं कहेंगे, आप कहेंगे तो खंडहर है। तो बाजार किससे बनता है? वो नहीं, हमसे आपसे। तो आरबीआई बाजार से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है मेरे प्यारे बच्चों, सरकारी बॉन्ड खरीदता है या बेच देता है, सेल करता है या परचेज करता है, खरीदता है या बेचता है। ये दो एक्शन इस बाजार, और बाजार में वैसे भी क्रय और विक्रय होता है, सेल एंड परचेज होता है, तो कोई बात नहीं। अब आता है यहां, यानी आज के टॉपिक में उसने क्या किया, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी नीति में क्या किया। तो उसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाख करोड़ रुपए का, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 लाख करोड़ रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदा। अब आपके मन में आएगा सर वाई, ये बॉन्ड क्यों खरीदा? इसी से ओएमओज आपको समझ में आ जाएंगे। जब आरबीआई मेरे प्यारे बच्चों ये गवर्नमेंट बॉन्ड यानी सरकारी बॉन्ड खरीदता है, तो आरबीआई खरीदने वाला, जैसे आप कोई सामान बाजार से सब्जी समोसा टिक्की खरीदते हैं, तो आप खरीदते हैं तो बदले में दुकानदार को पैसा देते हैं कि नहीं देते? तो सेम वही, आरबीआई जब बॉन्ड खरीद रहा है, तो जो व्यक्ति या बैंक, ये जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, जब आरबीआई बेचता है, बॉन्ड यानी सरकार की एक गारंटी कि आज हमें 100 रुपया दोगे तो आपको 1 साल के बाद इतना रुपया हम इसमें प्लस करके देंगे। बॉन्ड आप लोगों को बहुत बारी समझा चुका हूं। तो बॉन्ड बेचता भी है, खरीदता भी है। तो बेचता है तो पहले बेचा, अब खरीद रहा है, समझेगा। तो बॉन्ड जब वो खरीदता है आरबीआई, तो कौन बॉन्ड को, जब आरबीआई बेचता है सरकारी बॉन्ड को, कौन खरीदता है? हम खरीदेंगे या बैंक खरीदेगा, जिनको लाभ की आकांक्षा होगी, प्रॉफिट का एस्पिरेशन होगा। तो आरबीआई जब बॉन्ड खरीदता है तो हमारे और बैंक के पास जो बॉन्ड है हम उसे बेच देते हैं। तो जब हम बेच देंगे तो हमको बेचने की कीमत में क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर पैसा मिलेगा। तो जब पैसा मिलेगा तो हमारे पास भी, एक व्यक्ति के पास भी कैश फ्लो आ गया, और बैंकों के पास भी नकदी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आप कहेंगे हां सर, बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? तो बैंक के पास अब नकदी बढ़ गई, यानी इसका मतलब बैंकों में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, और जब पैसा ज्यादा हो गया तो बैंक आसानी से, रेपो रेट भी कम है, लोन दे सकते हैं, ब्याज दरें कम होती हैं, अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो बढ़ता है। और भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन में से सबसे तगड़ा इंजन,
100 रुपए की जीडीपी साल भर में जो बनती है, 60 रुपया योगदान है किसका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, यानी उपभोक्ता का। तो ऑब्वियस है उससे इकोनॉमी में डिमांड भी बनती है और इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है। क्या OMO 100% समझ में आ गया? और इसका रिवर्स कर दीजिए, जब वो बेचता है तो मार्केट से पैसा निकाल लेता है। मार्केट में जब इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़ती है तो वो क्या करता है? कहता है कि हमको बेचो, हम तुमको लाभ देंगे। तो लोग बेच देते हैं, मार्केट से लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है। अब अगर ये समझ गए हैं, एक बार सब बच्चे बताएं। ओपन मार्केट, चूंकि इसने ये भी एक्शन लिया है तो एक साथ 3 एक्शन अमूमन कम पढ़ने में आता है, ठीक है ना? तो उसने लिया, तो इस बार प्रीलिम्स में 26 वाले रेडी रहिए आप सब लोग इसका मुकाबला करने के लिए। अब अगर समझ में आ गया, तब आता है बाई सेल। डॉलर और रुपया में बाई सेल स्वैप क्या है? तो सबसे पहले पहली चीज इसके बारे में जानना होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज का, मेरे प्यारे बच्चों, यानी विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय कह लीजिए, विदेशी विनिमय का एक उपकरण है, एक हथियार है। जैसे मैं इस पेन से पढ़ा रहा हूं, ये लिखने का हथियार है, इसके बिना मैं लिख नहीं सकता हूं। इनफैक्ट आपकी क्लास भी रोकनी पड़ जाएगी अगर ये पेन टूट जाए तो। अरे टच टूटे ना, ठीक है? तो विदेशी विनिमय का उपकरण है, ऐसे ये भी एक उपकरण है। क्या? बाई सेल स्वैप। इसमें क्या करता है? डॉलर और रुपया लिखा हुआ, बाई सेल स्वैप वही हो गया, खरीदना बेचने का संबंध। यानी इस उपकरण के द्वारा आरबीआई विदेशी मुद्रा यानी डॉलर लिखा ही हुआ और भारतीय रुपए की अदला बदली करता है। अब ये अदला बदली क्यों करता है? प्रीलिम्स का यही क्वेश्चन है। तो इस बार आरबीआई ने क्या किया है, जरा शब्द देखिएगा, बाई सेल स्वैप किया। कितने वर्षों के लिए किया? 3 वर्षों के लिए किया। और कितने पैसे के लिए किया? $5 बिलियन के लिए किया है। तो अब आपके मन में प्रश्न आता है, सर ये तो समझ गए, ये टूल है, आपकी पेन की तरह एक उपकरण है, टीवी चलाने वाले रिमोट की तरह एक उपकरण है, बट हां ये विदेशी विनिमय का उपकरण है। अब आप कहेंगे सर बहुत हो गया, अब आप मुझे बताइए कि लिक्विडिटी यानी ये तरलता कैसे बढ़ाता? चूंकि आप तो सब आज लिक्विडिटी ही पढ़ा रहे हैं, रेपो रेट में एंड सो ऑन, ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ाता है? अब समझिएगा कैसे बढ़ाता है। पहला पॉइंट, बाई सेल स्वैप में, बाई सेल स्वैप में मेरे प्यारे बच्चों, ये काम करता कौन है? एक्टर अमिताभ बच्चन, इसका आरबीआई। आरबीआई डॉलर खरीद लेता है और इसके बदले में बैंकों को वो रुपया देता है। बैंक से ही खरीदेगा डॉलर, तो बैंक को क्या दे देता है? रुपया दे देता है। यानी जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कहते ना उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आरबीआई बैंकों से कहता, तुम मुझे डॉलर दो मैं तुम्हें इंडियन नेशनल रुपया दूंगा, ठीक है? अब जो बैंकों को डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत आपको पता ही है, तो ये जो बैंकों को इंडियन नेशनल रुपया मिल रहा है वही लिक्विडिटी है। आई होप आप समझ गए, वही तरलता है। यानी स्वैप का इंपैक्ट क्या होगा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में आप देखिए, अगर $5 बिलियन का पूरा आंकड़ा देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी रकम, अगर हम 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, जितने हिसाब से भी आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए के आसपास लिक्विडिटी बैंकों के पास आ जाती है। अब यही पैसा जो यहां आया बैंकों के पास, ये कहां जाएगा बच्चों? देखिए आप पोटेंशियल जीडीपी को कैसे, यही पैसा एमएसएमई वाले उधार लेंगे, यानी जिनकी एमएसएमई है। यही पैसा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम लोग भी, हमारे पास भी आएगा। यही पैसा
रियल एस्टेट यानी हाउसिंग सेक्टर को जाएगा, यही कंजम्पशन लोन में जाएगा, आप देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी कैसे आई समझ में आया, ठीक है। अब आता है इन दोनों का इस रेपो रेट से क्या मोहब्बत है, रेपो रेट से क्या मोहब्बत है। अब आप सोचिए, जो बच्चे सोच रहे होंगे जब मैंने सुबह कंटेंट भेजा, सर ये तो आरबीआई और भी तो हम पढ़े हुए हैं, क्या ही पढ़ना, कोई बात नहीं। अब क्या इस एंगल से कभी पढ़े थे कि बाई सेल स्वैप और ओएमओ का रेपो रेट कट से क्या संबंध है? चलिए बताइए, क्या किसी किताब में लिखा हुआ, किसी नोट्स में लिखा हुआ, मेरे भी या दुनिया के किसी भी किताब या नोट्स में? बोलिए इन तीनों में क्या संबंध है, बोलिए। तब समझ में आएगा कि जब भी मैं कुछ भेजूं आपके ग्रुप में तो समझिएगा उस दिन कुछ खास है। यानी ये जो बाई सेल स्वैप है मेरे प्यारे बच्चों, और जो ओएमओज है, ये इनका रेपो कट से क्या संबंध है? क्योंकि तीनों चीजें एक साथ की जा रही ना रेपो कट से। तो रेपो कट को सफल बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये दोनों कदम रेपो कट को सक्सेसफुल बनाते हैं, सफलता देने वाला बनाते हैं। कैसे? अब रेपो रेट क्या करता है, यानी जो कट हुआ है रेपो रेट कट में, दरों में कमी आई। किसमें? ब्याज दरों में कमी। ओएमओस प्लस स्वैप ये दोनों क्या करेंगे? ये बैंकों को पैसा उपलब्ध कराएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, इसको जरा आप गहराई के साथ समझिए। क्या बैंक रेट का कम होना ही मार्केट में लिक्विडिटी लाने का कारक बनता है? एकमात्र कारक नहीं बच्चे। पता चला रेपो रेट कम हो गया, लेकिन बैंकों के पास धन है ही नहीं है मार्केट में देने के लिए। तो बैंकों के पास धन हो देने के लिए, उसीलिए ओएमओस और स्वैप व्यवस्था भी रेपो कट के साथ आरबीआई ने डेवलप की है। मजा आ गया? यानी बिना लिक्विडिटी, मेरा कहने का आशय है, रेपो कट का फायदा जनता तक नहीं पहुंचता। आप देख सकते हैं, अब शायद क्लियर हो गया होगा बहुत ही बढ़िया ढंग से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है? और अब यानी इन दोनों ने रेपो कट को मदद की है, तो इससे बैंकों के पास पैसा बढ़ा है, जिससे वह ऋण देने लायक हुए हैं। और ट्रांसमिशन का रास्ता, ये शब्द पकड़िएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई के गवर्नर का स्टेटमेंट है, इससे ट्रांसमिशन आसान हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये ट्रांसमिशन आसान का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन, यही सब शब्द अगर आ गए तो हम समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि हमने रेपो रेट कट किया है, बट बाई सेल स्वैप और उसके साथ ओएमओ ऑपरेशन करने से ट्रांसमिशन का रास्ता साफ हुआ। तो ओएमओ बाई सेल स्वैप कैसे ट्रांसमिशन का रास्ता साफ करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ये ट्रांसमिशन एक्चुअल में होता क्या है। यानी ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि भाई रेपो तो कम हुआ। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? रेपो कम हुआ तो जो बैंक हैं वो भी पैसा, बैंक रेट कम करें। ध्यान समझिएगा, रेपो कम हुआ तो ये भाई ट्रांसमिशन का मतलब कि अब वो बैंकों तक या कट पहुंचे और बैंक भी अपने कस्टमर को राहत दे, ये है। तो बैंक अपने कस्टमर को राहत कब दे पाएंगे? जब बैंकों के पास ढेर सारा पैसा होगा, और वही पैसा इन दोनों के द्वारा, बाई सेल स्वैप के द्वारा और ओएमओस एक्शन के द्वारा बैंकों को दिया गया है। और अगर यह काम बहुत अच्छे से किया गया तो यही ट्रांसमिशन मेरे बच्चों भारत में एमएसएमई को रिवाइव करेगा, रियल एस्टेट को तेजी से आगे बढ़ाएगा, ऑटो सेक्टर को रिवाइव करेगा,
और जो यूथ उद्यमी हैं उनको सस्ता ऋण मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से हम जीडीपी को बड़ा कर पाएंगे। अब समझ में आ गया है एकदम से? एक बार मुझे बताएं, क्या अब एकदम से समझ में आ गया है? अब कोई डाउट किसी भी बच्चे को? अब नहीं डाउट है तो फिर ये क्वेश्चन है, इन द बैकड्रॉप ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेबल ग्रोथ, RBI's recent 25 basis point repo rate cut reflects a calibrated pro growth monetary stance। अब इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी ट्रांसमिशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग खुद देखिए कि क्या यहां कई चीजें नई सीखे कि नहीं, जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास या किसी भी इकोनॉमिक्स बुक में नहीं था। एक बार कमेंट करो, सभी लोग कमेंट क्या करो, क्या नई चीजें सीखे कि नहीं सीखे? तो इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी बूंद बूंद से सागर। पर डे आपको सीखना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। और हां, एक मेंटर आपको अपने पास रखना है जो डंडा लेके आपके सर पे हमेशा बजाता रहे, क्योंकि आप हैं तो स्टूडेंट, बगैर मेंटर के कैसे चल पाएंगे? आप स्वयं विचार कीजिए। आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, लवासना में या सरदार पटेल या किसी भी एकेडमी में जहां आपको मिली हुई सर्विस की ट्रेनिंग कराई जाती है, अगर वहां पर मेंटर ना हो तो क्या आप जो चुन करके आईपीएस बन के जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो पाएगी? आपकी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर कराते हैं। सब इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं वो आईपीएस की ट्रेनिंग कराते हैं। घोड़े पे चलाने के लिए अलग एक्सपर्ट है, गोली चलाने के लिए, फायरिंग के लिए अलग एक्सपर्ट है। तो मेंटर तो आपको हर जगह, इनफैक्ट वर्दी पहनाने के लिए भी, यानी कैसे आप वर्दी पहने उसके लिए भी एक अलग मेंटर है, कैसे टोपी जूता ये सब मैनेज करें उसके लिए भी एक मेंटर है। तो मेंटर तो बहुत जरूरी है। ठीक है, घटती मुद्रास्फीति और स्थिर विकार की पृष्ठभूमि में आरबीआई द्वारा हाल ही में रेपो में 25 आधार अंकों की कटौती एक सुनियोजित विकास समर्थक मौद्रिक रुख दर्शाती है। तरलता, संचरण और व्यापक आर्थिक जोखिमों के संदर्भ में इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी पूरा टॉपिक जो मैंने समझाया, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर भी है। फिर देखिए ढेर सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। मुद्रास्फीति की गतिशीलता और मौद्रिक नीति के संदर्भ में एक प्रश्न हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर। मौद्रिक नीति समिति और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के संदर्भ में एक प्रश्न हो गया। हालिया आरबीआई एमपीसी जो नीति यानी जो रही है अभी, जिसको मैंने पढ़ाया, उस पर एक प्रश्न हो गया। फिर मुद्रास्फीति नियंत्रण और मौद्रिक संचरण के संदर्भ में 3 कथन हो गए। फिर मौद्रिक नीति उपकरणों की सूची आप देख सकते हैं, उनका सुमेलन है कि नहीं है, आप ये भी आपको करा दिया गया। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा कंटेंट आपका तैयार हो गया। अब भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी है। चलो बताओ भैया, ध्रुव तारा मतलब क्या? जो स्थिर होता है। क्या होता है? जो स्थिर होता है, यानी जो 1971 से आज तक लगातार वैसे ही चल रहा है, इसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं। बस इतना याद रखिए, ध्रुव तारा यही इतना, 1971 से आज तक हम सेम उसी प्रकार के संबंधों में हैं। जैसे यूपीएससी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से, वह प्रश्न, क्या प्रश्न पूछता है? आपसे प्रश्न पूछता है कि वाशिंगटन आज तक भारत को अपनी विदेश नीति में, वाशिंगटन यानी अमेरिका का विदेश विभाग का कार्यालय, वाशिंगटन अपनी विदेश नीति में वह स्थान नहीं दे पाया जो भारत की एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, सेल्फ स्टीम, आत्म समादर को संतुष्ट कर सके। लेकिन मॉस्को ने, क्रेमलिन ने हमेशा भारत को वह महत्व दिया है जो भारत की आकांक्षा, उसके आत्मसम्मान को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो बस यही है, इसमें कुछ भी नहीं। इस पर मैंने पीछे भी आपसे काफी डिस्कशन किया है। भारत रूस संबंध और पुतिन की भारत यात्रा आप देख सकते हैं। अब मैं जो कल मैंने लेक्चर लिया था उसी के साथ इसको बच्चों जोड़ करके बता दूं क्या? कोई उससे फिर आपके मन में डाउट रह नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। तो अगर हम सबसे पहले
दुनिया की पृष्ठभूमि को समझें, जो मैंने कल की क्लास में बताया था, वर्ड कॉन्टेक्स्ट, कि आज की दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक और अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व है, जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। दूसरी तरफ रूस और चीन ईस्टर्न ब्लॉक है। और इसको मैंने सिखाया था कि यह पोलराइजेशन हो रहा है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो ऑब्वियस है, इस पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में अधिकतर देश किसी एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसा कोल्ड वॉर के टाइम पर भी हुआ। लेकिन भारत क्या करता है? भारत किसी ब्लॉक की राजनीति नहीं करता। वह नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की राजनीति करता है। रटिए 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 मेरे साथ एक बार आप सब लोग बोलिए, भारत किसी ब्लॉक की राजनीति नहीं करता। बोलिए एक बार। वह नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की राजनीति करता। कितना बढ़िया, बस इसी को रटे रहिए। इसी के आधार पर आप भारत की विदेश नीति पर कोई भी क्वेश्चन बेहतर लिख पाएंगे। यही भारत की स्ट्रेटजी है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्रुव तारा का संदेश, जैसे उन्होंने यह आपसे कहा, क्या कहा? ध्रुव तारा का संदेश, पहला टॉपिक आप उठा लीजिए यहां पर। ध्रुव तारे जैसी है, ठीक है? कैसी है? ध्रुव तारे की जैसी। यानी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। इसका अर्थ क्या है? ध्रुव तारा अस्थायी होता है। सभी तारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, लेकिन ध्रुव तारा वहीं रहता। यह संबंध अस्थायी है, मैंने बताई दिया, 1971 से आज तक, ठीक है? और दूसरा, ध्रुव तारे का मतलब यह भरोसे पर आधारित है और किसी भी संकट में यह संबंध टिका रहता है। यानी भारत रूस संबंध, एक ध्रुव तारे को अगर आप डिकोड करेंगे तो हम कहेंगे कि भारत रूस संबंध समय आधारित नहीं, रणनीतिक है। ठीक है? तो पहली चीज तो ये हो गई ध्रुव तारा, क्योंकि में भी किसी स्टेट वगैरह के एग्जाम में डायरेक्ट इस पर प्रश्न आ सकता है कि अभी उन्होंने ध्रुव तारा कहा है। आईएएस में आ सकता है, आईएएस के इंटरव्यू में आ सकता है, बिहार पीसीएस के इंटरव्यू में आ सकता है, यूपी पीसीएस के मेंस में आ सकता है, तो कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है ना? फिर इसके बाद जो जो और बातें इसमें हुई हैं, यानी ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। आर्कटिक और न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर, यानी जो जो उनके साथ समझौते हुए हैं वो सारी चीजें यहां पर है। ठीक है? अब आता है मेरे प्यारे बच्चों एक सबसे बड़ी चीज। ध्रुव तारे के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोनों के संबंध महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक पॉइंट पे आएंगे कि दोनों के संबंध क्यों महत्वपूर्ण, मैं यही सिखाता जाऊंगा। आगे सब विस्तार से कंटेंट दिया हुआ है, ये नहीं सोचना है कि कोई चीज है नहीं, बस ये है कि उतना ज्यादा मैं घुसने की आवश्यकता। देख रहे हो आज पूरा अखबारों में, हर अखबार में भरा पड़ा है यही सारी चीजें, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे जो। ठीक है? तो 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था। ठीक है? पुतिन की यात्रा अब बताने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस जीएस पेपर 2, भारत के हितों पर विकसित, रशिया विकसित देश है, उसकी नीति का प्रभाव द्विपक्षीय, यानी भारत और रशिया, इससे हमारी इकोनॉमी को कैसे मदद मिलेगी, इससे ये देखिए एनर्जी सिक्योरिटी। तो मैं सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इनके संबंधों को आपको समझा देता हूं, फिर आप आसानी के साथ। आपको अच्छे से पता है कि भारत की इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन है, या हम कहें पूरे भारत की जो लाइफ लाइन है, वो तेल और गैस है। आप कहेंगे सर भारत क्यों, किसी भी देश के लिए? हम कहेंगे हाँ भाई, लेकिन जरा भारत के लिए क्यों है? भैया हम अपना सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और कहां से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, मध्य पूर्व से, जहां पर हमेशा इजराइल ने अगर कुछ फायर कर दिया या आपस में इनमें फायर हो गया तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, नंबर 1। ध्यान से समझिएगा नेशनल इंटरेस्ट कैसे हमारा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। पढ़े कि नहीं पढ़े आप कहेंगे हाँ सर पढ़े। अब दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? दूसरी चीज ये होती है कि अगर युद्ध नहीं हो रहा तो ये लोग एक कार्टेल जैसे ओपेक प्लस मिल करके प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ा देते हैं, उससे भी हमारे यहां कीमतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पिछले जब से मैं यूट्यूब पे हूं, आप सबको मैं इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आप हर साल मैं कहता हूं ना कि देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि
भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर अच्छे हैं, लेकिन इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति से बचना है। आयातित मुद्रास्फीति यानी जब बाहर से हम तेल महंगा खरीदेंगे तो तेल और गैस से दुनिया चल रही है, ये हर एक चीज उसी से चल रहा है। इनफैक्ट हम ये कंप्यूटर, आप कहेंगे हैं कंप्यूटर भी तेल और गैस से चल रहा है, तेल से चल रहा है। आप हंस सकते हैं मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ा सकते हैं कि यार ऐसा यूपीएससी का टीचर कहता है कि तेल से ये कंप्यूटर चल रहा है। जी हाँ, अरे भाई ये कंप्यूटर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जब मैंने ऑर्डर किया होगा तो जिसकी इन्वेंट्री में रखा रहा होगा वहां से यहां उठ के किसी गाड़ी पे ही तो आएगा। तो अगर आज तेल की कीमत 5 रुपया है, कल 6 रुपए हो जाएगी, तो जो 1 रुपए की कॉस्ट बढ़ी वो सबकी जेब पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे जेब पे भी जाएगा, जो सप्लायर उसकी जेब पे भी जाएगा, और जो लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम कर रहा है उसके ऊपर भी जाएगा। तो स्वाभाविक है ये कार्टेल बना करके रेट बढ़ा देते हैं। दोनों स्थितियों में भारत को एक समस्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर के सामने। तो ये हमारे लिए जीवन रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब रूस से हमें क्या फायदा है मिडिल ईस्ट के मुकाबले? एक तो हमें सस्ता तेल मिलता है, दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई है, इसमें कोई रुकावट नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन का कोई संकट नहीं, तीसरा पश्चिमी प्रतिबंध होने के बाद भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ने साफ कहा कि एनर्जी पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का मजबूत स्तंभ। इसका मतलब ट्रंप कुछ भी कहे, भारत तेल लेता रहेगा। ये क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल साइंस का वही सिद्धांत जिसका मैंने जिक्र किया था, रियलिज्म, यथार्थवाद। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, आदर्शवाद सर्वोपरि नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं, यही सारी चीजें हैं और जो आप लोगों को पढ़ना है। और इन दोनों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के प्रतिमान है, यह भी आप लिख दीजिएगा, जहां दोनों एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान भी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस हैं जिसको आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, ये सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। अब देखिए, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों यानी भारत अमेरिका डिफेंस डील, भारत रशिया डिफेंस डील का कंपैरिजन पूछा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में पूछा जो हमने रशिया से लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी निबंध है, तो जो भी हमने टेक्नोलॉजिकल सहयोग के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं वो सब इसी निबंध में आएंगे। फिर नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में कहा गया कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में इसकी कोई महत्ता नहीं। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुछ न कुछ यहां से सिखा जाती हैं। ठीक है, तो अब तीसरी चीज अब आता है, यानी मैंने अभी तक क्या समझाया कि ध्रुव तारा क्या है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी क्या है जिसके लिए इनमें समझौता हुआ, फिर इसके बाद व्यापार ट्रेड टारगेट भी तय किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ट्रेड टारगेट यानी वर्तमान में अभी हम कितना व्यापार करते हैं, लगभग $68.7 बिलियन का, और अभी 2030 तक इसको करने का टारगेट है $100 बिलियन। फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस, स्पेस, डिफेंस प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स, ये सब हम उनके साथ व्यापार करेंगे। और भारत का लक्ष्य है कि हम केवल खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे भी, जिसे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह सकते हैं। अब इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को जरा समझिए। आपको पता है कि यूएस ने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर पनिशमेंट वाला टैरिफ लगाया है ना। तो अब हमें नया बाजार चाहिए। कुछ दिन पहले मैं आपको पढ़ा रहा था, नया बाजार यही रशिया से मिल रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज यहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है वो ये आया बच्चा, बहुत मजेदार चीज है ये। भारत के स्किल बेस को रूस की लेबर की डिमांड से जोड़ने का रास्ता साफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे मैं कहा करता था आपसे कि भारत में स्किल्ड युवा तैयार करो और विदेशों में एक्सपोर्ट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर हम
यानी रूस और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। रूस ने कहा कि हमें 5 लाख भारतीय वर्कर चाहिए। अब देख लीजिए आप, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर सके, नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सके, नंबर 2, ऑयल एंड गैस में काम कर सके, नंबर 3, और जहाज बनाने यानी शिप बिल्डिंग में काम कर सके। तो 5 लाख लोगों को वो बुला रहा है और उसने क्षेत्र भी बता दिया है किन किन क्षेत्रों में। तो इससे क्या क्या रोजगार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी रोजगार मिलेगा, एक स्किल का एक्सपोर्ट होगा, नंबर 2, वहां से लोग कमा के भेजेंगे, रेमिटेंस, नंबर 3, और यह इंडिया की मानव पूंजी की ताकत को भी संपूर्ण विश्व को दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं यह एक बहुत बेहतर स्टेप है इस यात्रा से जो आउटकम निकला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं हम टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करने जा रहे हैं। दोनों देश मिलकर नाभिकीय सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? आपको पढ़ाया गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। तो दोनों देश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे, छोटे छोटे, स्पेस में सहयोग करेंगे, एआई में सहयोग करेंगे, डिफेंस की तकनीक में सहयोग करेंगे, और आर्कटिक में नेविगेशन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हम देख सकते हैं तो बहुत सारे समझौते यहां पर हुए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अपने पैसे में व्यापार करेंगे, यानी रशिया का रूबल और इंडिया का रुपया यानी रूसी रूबल में व्यापार किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि डॉलर मुक्त व्यापार हो, यानी दोनों देश यहां इन सब विषयों पर समझौते हुए हैं। तो भारत और रूस राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे। आप देख सकते हैं अगर ऐसा होता है तो यह मल्टीपोलर फाइनेंस ऑर्डर की शुरुआत है। अभी यूनिपोलर यानी डॉलर में ही व्यापार हो रहा है। जब सब देश अपनी अपनी मुद्रा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपोलर फाइनेंस ऑर्डर की शुरुआत है। आप देख सकते हैं यह भी हो रहा है यहां पर। और मोदी और पुतिन, अब इसमें कहा गया यूएस के दबाव के बावजूद, तो वो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका हमेशा कहता है भारत से, रूस से दूरी बनाओ, भारत जवाब देता है हम प्रो इंडिया है, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है। भारत क्वाड में मैंने आपको पढ़ा है यूएस के साथ है, ब्रिक्स में रशिया के साथ है। यही बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत जिसका अनुपालन भारत कर रहा है। आई होप आप सारी चीजें समझ गए हैं। अंततः इसमें यही डिस्कस किया गया है कि भारत रूस संबंध सिर्फ तेल, रक्षा या व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी क्षमता, रोजगार, वित्तीय स्वायत्ता, वैश्विक संतुलन, इन सब से जुड़े हुए हैं। भारत ने पुतिन का स्वागत करके दुनिया को यह संदेश दिया कि हम ना तो अमेरिका के ना रूस के, हम भारत के पक्ष में हैं। और इसको एक शब्द में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बस इसको आप इसी हिसाब से याद कर लीजिएगा। कैसा लगा बच्चों? चीजें क्लियर हैं? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? और फिर पूरा कंटेंट जो भी एग्रीमेंट हुए सब चीजें यहां डिटेल में दी गई। परिचय, संदर्भ के साथ आपकी सेटिंग, भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक विकास, भारत रूस संबंध क्यों कायम है, ध्रुव तारा कहा गया उसका क्या मतलब है, शिखर सम्मेलन में क्या क्या समझौते हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा इन डिटेल। हर एक चीज वही जो आपको पढ़ा है, व्यापार के लिए, हर एक चीज के लिए, भारत के लिए इनका महत्व क्या है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद व्यापार में हम क्या करने वाले हैं, श्रम में क्या करने वाले हैं, रक्षा सहयोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए इसको याद कर लीजिएगा। अमेरिका और रशिया के बीच में डिफेंस डील पर आपसे एक कंटेंट मांगा ही मांगा था यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये सारा पूरा डिटेल हो जाता है। फिर एक बढ़िया सा मॉडल क्वेश्चन है, बढ़ते पश्चिमी दबाव और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण, दोनों चीजें आप समझ चुके हैं, के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार मैनेज किया है, और इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और उभरते आर्थिक संबंधों के संदर्भ में आप इसकी चर्चा कीजिए। पूरा आंसर आपके सामने तैयार है। फिर आता है CAFE नॉर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, जरा एक बार इसको
समझ लेते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है टोटल प्रीलिम्स के लिए। तो ऊर्जा से संबंधित है, बस इतना ही याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म है कारपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब CAFE नॉर्म्स क्या है, पहले ये आप जान लेते हैं। यानी ये नॉर्म या नियम यह निर्धारित करते हैं कि एक कंपनी, यानी मेरी कंपनी द्वारा बेची गई सभी कारों का औसत ईंधन दक्षता, यानी फ्यूल एफिशिएंसी कितना होना चाहिए। यानी जैसे टाटा की कंपनी है, वो जितनी भी कार बना रही है और उनमें से जो बेची गई सभी कारों की औसत ईंधन दक्षता, इसका निर्धारण किया जाता है इस CAFE नॉर्म्स के द्वारा। तो बस ये जो मैंने बोला 2-3 बार इसको आप सुन लीजिएगा, प्रीलिम्स में बस इतना ही आएगा। CAFE नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से, तो आप बताएंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से मेरे प्यारे बच्चों। अब आज क्यों चर्चा में है इसका फेज 2 मेरे प्यारे बच्चों। फेज 2 नॉर्म्स जो है, जो 2027 से 32 तक लागू होने जा रहा है, तो उस पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि ये काफी ढीले हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं। तो ये है CAFE, कंपनी की औसत जो भी कार बेच रहे हैं उसकी ईंधन दक्षता कितनी है। अब इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है कि फ्यूल सेविंग हो, यानी अच्छी कारें बनाए वो लोग, अच्छे इंजन बनाए जिससे वो फ्यूल का कंजम्पशन कम करें और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हो। यानी यह जो CAFE नॉर्म है, यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों को बढ़ावा देता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें याद रखिएगा ये केवल पैसेंजर व्हीकल्स पर लागू होते हैं, यानी आपके घर वर की जो कारें हैं जिस पर लोग बैठ करके आ जा रहे हैं, पैसेंजर पर लागू होते हैं, याद रखिएगा। और स्वाभाविक है, जिन गाड़ियों का वजन, जैसे आपका वजन हमारा वजन होता है, वैसे ही गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, तो इसकी कैटेगरी है जिसका वेट 3500 किलोग्राम से कम हो, यानी आम कारें जैसे ऑल्टो, स्विफ्ट, क्रेटा, स्कॉर्पियो, इन पर यह लागू होता है, ट्रक और बस पर लागू नहीं है। ठीक है, तो फेज 1 इसका आया था 2017 सॉरी 2017 से 22, और फेज 2 आया है 27 से 32, बीच में गैप रह गया, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, सबको पता लग गया। सॉरी, क्लियर हो गया। बस इतना ही बच्चों याद रखना है, यहां पर दिया गया है। फिर CAFE पर क्वेश्चन भी बना दिया गया है 3, जिससे कि कुछ भी आए तो आप बहुत अच्छे से कर पाए। DRDO का नया रॉकेट स्लेज इजेक्शन टेस्ट, रॉकेट स्लेज इजेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इसने भारत के एयरक्राफ्ट सेफ्टी फ्रेमवर्क को मजबूत किया। यह प्रीलिम्स के लिए अच्छा टॉपिक, ठीक है ना, क्लियर बेटा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझिएगा। ठीक है, यानी इसको क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, इसलिए इसको मैंने प्रीलिम्स के लिए देना उचित समझा। आप सबको पता है फाइटर एयरक्राफ्ट में अगर आग लग जाए, जैसा कभी कभी हमें देखने को मिलता है, अभी आपने देखा होगा, जैसे जो हमारा LCA है उसमें भी ऐसा हुआ था। यानी फाइटर एयरक्राफ्ट में मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई आपात स्थिति आती है तो पायलट को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, और उसी बचाने को लेकर के इजेक्शन सिस्टम काम करता है, जो पायलट को सीट के साथ ही बाहर निकालता है। ठीक है ना, उसी का टेस्ट किया गया है, यही आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। यानी पायलट इजेक्शन किसी भी स्थिति में हो, ऐसा होना चाहिए। यानी विमान बहुत
तेज उड़ रहा हो, उल्टी उड़ान में हो, अचानक स्पिन में हो, या जमीन के बिल्कुल पास हो, इजेक्शन महत्वपूर्ण नहीं तो फिर मृत्यु सुनिश्चित है। तो यही किया गया है रॉकेट स्लेश इजेक्शन टेस्ट। यह एक अद्भुत तकनीक है। आप देखिए इसमें रेलवे की पटरी जैसा दिख रहा है ना, यानी इसको आप ऐसे समझिए, एक लंबा रेलवे ट्रैक है, उस पर एक स्लेड स्लेड यानी प्लेटफॉर्म को रॉकेट मोटर लगाकर बहुत तेजी के साथ दौड़ाया जाता है। इससे विमान जैसी हवा की ताकत, दबाव और गति बनाई जाती है, यानी उड़ान जैसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर। इसे हम कहते हैं डायनामिक इजेक्शन सिस्टम। और यह टेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, इसमें उसने एलसीए यानी जो तेजस विमान है उसका आगे वाला हिस्सा स्लेड पर लगाया, आप देख सकते हैं। रॉकेट मोटर को एक एक करके चलाया, गति को सटीक तरीके से 800 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाया। इसी दौरान देखा कैनोपी टूटती है, सीट कैसे बाहर निकली, हवा में सीट, इसको आप यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा। हवा में सीट बिल्कुल स्टेबल होती है और फिर उसके बाद वह नीचे लाई जाती है। तो बस सिंपल है, इसको आप देख लीजिएगा, यानी यह सफल रहा है। और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स का, वो मैंने, ठीक है ना, विस्तार से, रॉकेट स्लेज क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सारी चीजें यहां डिटेल में दे दी गई। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी बने हुए, तो आपको और भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सारे। फिर इसके बाद डॉलर के मुकाबले 80 से 90 तक रुपए का सफर, यानी कि जो लगातार इसका रेट गिरता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर इस बार जरूर प्रश्न आना चाहिए। ठीक है ना, यानी सिंपल है, इसके पीछे आपको बस प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कारण, बस, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी सब। और ये टॉपिक क्यों आएगा बच्चों, एक और फाइट, 2022 से अभी 25 चल रहा है, इसके बीच अगर हम देखते हैं भारत का करंट अकाउंट सुधरा है, यानी चालू खाता जो हमारा वो सुधरा है, इसके बावजूद रुपया कमजोर हुआ है, यानी व्यापार घाटा सुधर रहा है। असली प्रश्न यही है मेरे बच्चों कि व्यापार घाटा सुधार के चरण में है और रुपया गिर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है। यानी अगर आप 2022 में देखें तो डॉलर 80 रुपए में एक्सचेंज हो रहा था, आज यानी हम नवंबर का अगर जो हमारे पास डेटा है 90 रुपए में हो रहा है, यानी लगभग 3.5 वर्षों में 10 रुपए की गिरावट। और इससे भी मजेदार तथ्य क्या है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, लो इन्फ्लेशन, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। यानी करंट अकाउंट सुधर रहा है, यानी व्यापार घाटा में सुधार तो है, देश की जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन रुपया फिर भी कमजोर हुआ जा रहा है। ये विडंबना है कि नहीं? अब जरा देखिएगा, करंट अकाउंट सुधार है लेकिन फिर भी घाटा क्यों है, जरा टेक्निकलिटी इसकी समझिए, तब आपको आएगा मजा। अब इसके लिए एक टाइटल मैं देता हूं, करंट अकाउंट वर्सेस ट्रेड डेफिसिट। जरा देखिएगा, यानी मेरे बच्चों अगर हम गुड्स यानी जो वस्तुओं की बात करें, गुड्स ट्रेड डेफिसिट, तो ऑब्वियस है हमें है, यानी इसमें हम नेगेटिव में होते हैं हमेशा। लेकिन सर्विसेज में अगर हम देखें तो सर्विसेज ट्रेड में हम किस में होते हैं, फायदे में हैं। और रेमिटेंस में भी हम, यानी जो विदेशों से पैसा आ रहा है उसमें भी हम फायदे में हैं। यानी भारत में क्या हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, आयात ज्यादा है, इसलिए
हमारा जो गुड्स है ये हमेशा व्यापार घाटे में रहता है। लेकिन 2025 में व्यापार घाटा सुधरा, फिर भी रुपया गिरा। रीजन क्यों बताइए? ऐसा क्यों हुआ? यही आपको आज मुझे समझाना है। तो इसका मतलब इस बार जो रुपया कमजोर हुआ है, बहुत बढ़िया ढंग से समझिएगा, यही मुझे समझाना है आपको यहां पर। यानी 2025 में जो ट्रेड डेफिसिट है वो सुधरा है, लेकिन फिर भी रुपया कमजोर हुआ है। ये बहुत तकनीकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तभी समझ में आएगा। और कैसे समझना, उसके लिए एक शब्द लिख लीजिए, कैपिटल फ्लो ड्रिवन डेप्रिसिएशन। क्या है? कैपिटल फ्लो ड्रिवन डेप्रिसिएशन। अब इसको जरा आप समझिएगा, ये क्या है, बहुत आसानी से समझाने जा रहा हूं, घबराइएगा नहीं। अच्छा, यहां तक की यात्रा सबकी समझ में, सब कमेंट करना कि हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है 2025 में, उसके बावजूद भी रुपए की कीमत में गिरावट है। यहां तक की चीज तो क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे क्यों ऐसा है। यानी 2025 में व्यापार घाटा सुधरा, फिर भी रुपया गिरा, ऐसा कैसे? हाउ? अब यहीं से आपको आएगा मजा। तो वही कहा गया कि इस बार जो रुपए की कमजोरी है वो ट्रेड से नहीं, इस कैपिटल फ्लो से हुई है। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ट्रेड डेफिसिट में सुधार होता है, व्यापार घाटा सुधरे, तो यह माना जाता है कि रुपया मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहां पर पूंजी प्रवाह उल्टा था, कैपिटल फ्लो उल्टा था। अब आप कहेंगे सर कैपिटल फ्लो क्या है और ये कैसे हुआ? कैपिटल फ्लो ड्रिवन डेप्रिसिएशन क्या है रुपए का? तो देखिएगा, कैपिटल फ्लो यानी एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने देश से पैसा निकाला। यानी 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे दो प्रकार के होते हैं, एफडीआई और एफपीआई। एफपीआई ने लगभग बच्चों 18 बिलियन डॉलर भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिया। तो डॉलर बाहर गया, रुपए की मांग कम हुई, इसलिए रुपया गिर गया। सिंपल सी बात हुई, जिसकी मांग ज्यादा, डॉलर की मांग ज्यादा, तो डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की मांग कम हुई, इसलिए रुपया गिरा। तो समझ में आ रहा है, यानी कि जो बाजार से पैसा बाहर चला गया, तो कैपिटल फ्लो बाहर की तरफ हुआ। फिर एफडीआई घटा और आउटबाउंड या आउटबाउंड एफडीआई बढ़ा। क्या मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? आउटबाउंड एफडीआई बढ़ गया, यानी पैसा जो आना था वो इंडिया में जो एफडीआई आता है, एक तो कम आया। लेकिन रिलायंस, अडानी, इस प्रकार की जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्होंने विदेशों में भारी निवेश किया और विदेशों में डॉलर में ही तो इन्वेस्टमेंट करेंगी। इससे रुपए पर और दबाव बना। आउटबाउंड एफडीआई बताओ ना कि हमारी कंपनियां जो बाहर जाकर के निवेश कर रही। इसके अलावा तीसरा रीजन था रुपए के गिरने का, आरबीआई ने थोड़ा सा डॉलर और रुपए के संबंध को मजबूत बनाने में, यानी रुपए को डॉलर के संदर्भ में मजबूत बनाने में थोड़ा अपना समर्थन भी कम दिखाया। यानी आरबीआई की नीतियां कैसे 2024-25 में, अभी आप इसी नोट्स में पढ़ेंगे, स्पॉट
मार्केट में, जैसे अभी मैंने आपको दिखा ना सेल एंड बाई, तो ऐसे ही आरबीआई क्या करती है, डॉलर बेचती है, रुपए को संभालती है। तो पिछली बार स्पॉट मार्केट में 2024-25 में मेरे प्यारे बच्चों आरबीआई ने 400 बिलियन डॉलर बेचा था। क्या बेचा था? आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में 400 बिलियन डॉलर बेचा था। ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। अब की बार उसने क्या किया, 2025 में केवल 44 बिलियन डॉलर बेचा, तो इससे गिरावट होनी ही थी। यानी आरबीआई खुद रुपया गिरने दे रहा था। अब आपके मन में आएगा, सर ये स्पॉट मार्केट क्या है और कैसे यहां पर आरबीआई खरीदारी करता है, इसको भी समझा देता हूं। तो 3 रीजन निकल कर के रुपया क्यों गिर रहा है, ठीक है। एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसने पैसा निकाला और बाहर डाला, अब उसने अमेरिका में ब्याज दरें जो है बढ़ाई गई, फायदा हुआ। दूसरा, आउट बॉन्ड एफडीआई, यानी हमारे यहां के इन्वेस्टर्स ने विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया। और तीसरा, आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपए को संभालने का जो उनके पास नीतिगत एक्शन होता है, वह उन्होंने पिछले बार के मुकाबले इस बार शिथिल रूप में आगे बढ़ाया। तीनों पॉइंट कम से कम नाम से स्पष्ट हो गया या कॉन्सेप्ट से भी हो गया, बताइए। मैं नाम से इसलिए बोला बेटा ना, इतने से ही आपका काम हो जाता है एग्जाम में, इससे डीपो पूछता नहीं है। अब स्पॉट मार्केट वाला मैं समझाऊं, आरबीआई वाला स्पॉट मार्केट, इसको भी एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है ना, तो और अच्छे से समझ में आ गया। स्पॉट मार्केट मतलब स्पॉट, आज आज के दिन का बाजार, आज के दिन का बाजार, यानी अभी अभी डॉलर, उसी दिन डॉलर खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम इमीडिएट डिलीवरी कहते हैं। अब आता है आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचा, इसका क्या मतलब है, यानी आरबीआई ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से डॉलर को बेचा, इससे दुनिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ी और आरबीआई ने क्या खरीदा, रुपया उसके बदले खरीदा, ठीक है। तो डॉलर की जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो डॉलर की वैल्यू नीचे जाएगी, रुपया की डिमांड ऊपर जाएगी और रुपये की वैल्यू ऊपर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो रुपया मजबूत हुआ, रुपया गिरने से बचा, अचानक डेप्रिसिएशन इससे नहीं हुआ। तो यही था कि 2024-25 में आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में डॉलर 400 बिलियन बेचा, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले संभला। लेकिन यहां पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। तो ये 3 रीजन है, आप याद रखिएगा। आरबीआई और इतना घुसेगा नहीं, वो यही पूछेगा कि आरबीआई का नीतिगत हस्तक्षेप नहीं हुआ, कम हुआ, इस और 2 अन्य रीजन। तो आप इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, पूरा कंटेंट फॉर प्रीलिम्स लिखा हुआ है इन डिटेल, क्वेश्चन भी बना दिए। कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो आप टेलीग्राम अरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछेंगे। अब आता है एडिटोरियल कॉम्बैट आपके सामने। तो एडिटोरियल कॉम्बैट यानी आप सब, अच्छा एक बात बताना, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख भी रहे हैं या केवल बस हवा में ही सारा चीज चल रहा है, बोलिए। ये जितने भी क्वेश्चन यानी 1 2 ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसी का आंसर लिखवाता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सब लिखे हो तो इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने दे दिया है, इनके साथ आप एक प्रैक्टिस कीजिए। और जिनको सिलेक्शन चाहिए वो कभी भी इस प्रोसेस को रोकेंगे नहीं। अगर आप इस प्रोसेस को रोकेंगे नहीं तो चीजें आपसे बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब कुछ जानकारी जो मैंने ग्रुप्स में दी है। मंडे मेरे प्यारे बच्चों, यानी अब प्रीलिम्स पर और फोकस, मंडे से सुबह 9 बजे मेरी हिंदू की क्लास होगी, जैसा एज इट इज चल रही है। ठीक 11:30 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन हम करेंगे इंडियन पॉलिटी। 1 मिनट रुक जाएगा, कंटेंट देख के जाइए, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और फिर इसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे हम करेंगे
सी सेट कॉम्प्रिहेंशन मैं ही कराऊंगा, यानी प्रीलिम्स पर और ज्यादा फोकस, बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके हिसाब से आप चीजों को मैनेज करिए। और बाकी कल से एकदम न्यू टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं जिनका पीछे छूटा है या जो नया लेना चाहते हैं। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इंडियन पॉलिटी की पीडीएफ, देखिए कि कंटेंट कैसा है जिससे आपको मजा आए। सीसीपी 24 मई 2026 यानी प्रीलिम्स को फोकस, संकल्प से सफलता, लेक्चर 1 इंडियन पॉलिटी कल स्टार्ट होगा। और कल आपको यह भी पता चलेगा कि हमने प्लान क्या किया है, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, यानी फेज 1 फेज 2 बनाया गया है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले वो चैप्टर। तो मेरे हिसाब से पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इससे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा कि एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, आज किताब इतनी खत्म हुई उतनी खत्म हुई। सबसे पहले पीवाईक्यू देखेंगे, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2025 से यानी हर एक पीवाईक्यू संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय का आप देख सकते हैं 25 में ही कितने क्वेश्चन पूछे गए, आप इसे देख सकते हैं 2025 में, यानी एक फर्टाइल एरिया है। देख सकते हैं 2025 में ही, मतलब लगातार इस यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी की तरफ बढ़ रहे। फिर 24 में कैसे पूछे गए हैं पहले आपको, यानी पीवाईक्यू के साथ जोड़ूंगा, फिर 23 में कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो रिपीट हो रही उनको रोक दिया हूं, जिससे कि चीजें 2022 में कैसे पूछा गया है, यानी प्रश्नों का नेचर हम समझेंगे। 17 में कैसे समझा गया है, 14 में कैसे समझा गया है, ठीक है। बाद में कुछ क्वेश्चंस की संख्या हमने कम की है, 13 में कैसे पूछा गया, क्यों, क्योंकि हमें समझाना ही है। अब उसके बेस पर सबसे पहले देखिए टेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, यानी सारा टेबल आप देख सकते हैं। यानी सीरियल नंबर 1, सबसे पहले टेबल देखिए सीरियल नंबर सॉरी। फिर देखिए संवैधानिक निकाय या पद का नाम, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद, प्रकृति, प्रकार यानी कैसा है, संरचना इनकी कैसी, यानी कौन कौन और क्या इनकी योग्यता, कार्यकाल, अवधि, नियुक्ति कैसे होती है, निष्कासन कैसे होता है, क्या काम करते हैं, इनकी महत्वपूर्ण शक्तियां और विशेषताएं क्या हैं, और आज के समय ये चर्चा में हैं तो कैसे हैं। ये देखिएगा आप, यानी समसामयिक यूपीएससी अप्रोच की प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है क्या अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का सदस्य है, सांसद है, सरकारी कर्मचारी है, ऐसे आपसे वो सब भी लिखा होगा। यानी केवल आप, अब अगर कोई किताब आप पढ़ते तो क्या इतना कंपैरेटिव पढ़ पाते, नंबर 1। दूसरा क्या करता है अटॉर्नी जनरल और कैग में वो कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या किताब में उतना बढ़िया कंपेयर हो पाता। अब कैग सेम, कौन सा अनुच्छेद, हर एक चीज आप देख सकते हैं। ये हो गया संवैधानिक निकाय सारा का सारा, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चों, पॉइंट इसके लिए यहां तक हो गया सारा संवैधानिक निकाय। फिर इसके बाद ऑब्वियस है बहुत सारे फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, यानी आप पढ़े उसके बाद फ्यूचर की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में देख सकते हैं कोई आंसर करेक्ट है 1 to 5 and 6 तो क्यों, एक्सप्लेनेशन विद ट्रैप पॉइंट्स, यानी एक टेबल बना है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है तो नो क्यों है, एस क्यों है, नो क्यों है, आप देख सकते हैं। ये क्यों सिखा रहा हूं, जिससे कि क्लियरिटी ज्यादा से ज्यादा आपकी बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, और आप प्रीलिम्स रुकने ना पाए। जब आप किताब पढ़ते हैं तो यही क्लियरिटी, ये जो टेबल मैंने दिया है ये नहीं रहती है, ठीक है ना।
तो हर एक चीज बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है, ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो गए। फिर आता है भारत के गैर संवैधानिक निकाय। भारत के गैर संवैधान, और आप अपने पास एम लक्ष्मीकांत या जो भी किताब खोल के रखे रहेंगे, तो अगर थोड़ा सा डिटेलिंग करनी होगी आप डिटेल कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेम वही स्टेचुरी बॉडी यानी गैर संवैधानिक निकाय, जैसे भारतीय परिसीमन आयोग, इस बार इस पर आना चाहिए। तो सेम यानी सीरियल नंबर, निकाय, किस अधिनियम के तहत इन्हें स्थापित किया गया, इनकी प्रकृति कैसी है, संरचना और कार्यकाल, नियुक्ति और निष्कासन, शक्तियां और भूमिकाएं। यूपीएससी के लिए आज ये कैसे चर्चा में, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। फिर फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आपको अगर कल ये टॉपिक मैं दे दूंगा और एक दिन का गैप दूंगा बच्चों, तो आप मुझे बताएं क्या आपको इसको याद करने में कोई समस्या होगी। यानी 3 दिन में 3 बड़े टॉपिक खत्म, 12 दिन में पॉलिटी खत्म, यानी 12 लेक्चर का मतलब कि 1 महीना, और विद गैप के साथ, रिवीजन के साथ। तो इस बार आप समझिए कि कहानी कल से शुरू होने जा रही, कल से। अब आता है रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब इसमें सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, सेम हर एक संस्था देख सकते हैं। कहिए बच्चों, हर एक संस्था। नॉन स्टेचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कौन सी हैं, नीति आयोग एंड सो ऑन जितनी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अतिरिक्त और भी बहुत से, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, वो भी पूरा का पूरा है। तो ये है, इससे आप समझ सकते हैं मेरी मेहनत, और मेहनत इसीलिए हो रही कि आप प्रीलिम्स जरूर निकालें, क्योंकि प्रीलिम्स रुकने का मतलब है कि आपकी यात्रा रुक जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे अब हम लोग कल। आप टेस्ट दीजिए, और कल के टेस्ट यानी सीसेट में जब आप गलतियां करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी इसीलिए स्टार्ट कर दी है। मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।